ये जून 2018 का पेपर है, अपने पास खोल लें आप सारे। चले आए। पहला सवाल है, बोलता है कि भाई इन इकोनॉमिक्स नेचुरल सनलाइट इज क्लासिफाइड एज अ फ्री गुड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। देखिए, फ्री गुड एक बेसिक सी डेफिनेशन है। फ्री गुड वो गुड होता है जिससे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, जिसको लोग यूज कर रहे होते हैं विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ना ही अपने पास कोई इसका अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट, ये कोई बात नहीं होती बेटा। अनलिमिटेड का मतलब तो बहुत चीजें होती हैं। फ्री गुड का मतलब होता है वो जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। भाई सन अपनी रोशनी फेंक रहा है ना, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी? कुछ भी नहीं हो सकती। अगर मैं यूज कर रहा हूँ सनलाइट तो आप भी तो यूज कर रहे हो, किसी के लिए कम पड़ रही है वो चीज? सनलाइट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। बेटा ज्योग्राफी का पेपर थोड़ी दे रहे हो आप, जादू आएगा क्या वो वाला, कोई मिल गया का। व्हाट वुड बी क्लासिफाइड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल फॉर एन एयरलाइन। एयरलाइन के लिए पूछता है भाई कैपिटल हमारे पास क्या होना चाहिए। एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय एयरलाइन, बेसिक्स हमारे पास कैपिटल क्या, मशीन होती है ना। मनी इन्वेस्टमेंट होती है, पायलट लेबर हो गया, शेयर्स होगा, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ गया। कैपिटल अपने पास ये वाली चीज होती है, मशीन जो हम यूज कर रहे हैं। The diagram shows production possibility curve which position is most likely to lead to the greatest outward shift of the PPC। बोलता है कि यार ऐसा क्या हो हमारे पास कि जो हमारा पीपीसी है वो राइट वर्ड चले जाए, आगे की तरफ लॉन्ग रन में जाके हमारा पीपीसी जो है ना वैसा शिफ्ट कर दे। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको ये बातें बताई थी कि अगर शुरुआत में शॉर्ट रन के अंदर मैं कैपिटल गुड ज्यादा बनाऊंगा तो ये मेरे लिए लॉन्ग रन के अंदर काफी बेनिफिशियल है। इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि मेरे पास मशीन ज्यादा होंगी, मेरे पास मशीन ज्यादा होगी, और यही मशीन से आगे जाके मेरे पास टेक्नोलॉजी आना शुरू करेगी, और टेक्नोलॉजी आने की वजह से मेरा पीपीसी ऐसा राइट पर शिफ्ट कर देगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं कौन सा गुड बनाऊं? मैं कैपिटल गुड ज्यादा बनाऊं। ठीक है, 4 पे आओ। What is a major advantage of a market economic system over mixed economic system? All production of goods and services is determined by consumer good। ठीक है। Ownership of resources is divided between private and public sector। ठीक हो गया भाई। Producers include any external cost they create in the price of good। There will always be an even distribution of income and wealth। बेटा आपको मैं 2 पॉइंट सीधे सीधे से बता देता हूँ जो गलत है, वो ये वाले पॉइंट। प्रोड्यूसर कभी भी ये नहीं देखता कि उसके काम की वजह से कितना पोल्यूशन फैल रहा है। और डी बोलता है कि यार प्रोड्यूसर कभी भी ये चीज नहीं देखता कि हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ हो रही है कि नहीं हो रही। सही है, इसका आंसर आपके पास ए है, बेसिक सा कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से अपन लोग काम कर रहे होते हैं। 5 पे है। द डायग्राम शोज मार्केट फॉर बीफ इन द यूएस विद ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स। यहाँ पे अपन लोग खड़े हुए। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इनकम इन द यूएस राइजेस। देख लो भाई, ये आपके पास डिमांड था, ये सप्लाई थी, ये इक्विलिब्रियम था। जब इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी डिमांड, सप्लाई क्यों डिक्रीज होगी? 5 बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, सी आंसर है इसका। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट मार रहा है ना, ई से ई वन, सी पे चले जाएगा। सही है भाई। 6 पे आए। The table shows government estimate private and external benefit and cost of building a new dam। What is the difference? 6 सही है, इसका आंसर डी है। देखो आपने प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड किया, कितने पैसे आ गए आपके पास? 575। प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट को आप माइनस करोगे, 350 आपने माइनस किया, इसके अंदर से आपके पास 225 आ जाएगा। ठीक है, 6 पे आओ। डायग्राम शो सप्लाई कर्व फॉर अ गुड। ठीक है जी, आइएगा जरा इसको देख लेते हैं। 7 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपने देखनी क्या आ रही है भाई, आपने बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 वाला। ठीक है, ये देखो प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है, प्राइस 100% से बढ़ रही है, जबकि क्वांटिटी जो है वो 10 से 30 पे गया, यानी कि 200% से बढ़ रही है। ठीक है,
आप सीधा सीधा 200% को 100% से डिवाइड करेंगे, आपके पास 7 का आंसर जो है वो, ओ सॉरी, एक सेकंड, इसने पूछा है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस राइजेस फ्रॉम 2 to 4, 2 से जब 4 पे जाएगा, एक सेकंड, ये क्या होगा, सप्लाईज के अंदर एमएस में आंसर गलत है, इसका आंसर डी है, एमएस में इसका आंसर गलत है, देखें जरा, ये हमारे पास सप्लाई बढ़ी 200% से, अपने पास सप्लाई बढ़ गई है, और प्राइस कितने से बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है 100% से, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पीएस का। 8 पे आओ, व्हाट डज अ कमर्शियल बैंक नॉट प्रोवाइड, कमर्शियल बैंक ऐसी क्या चीज है जो कि प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बेटा बॉन्ड्स जो होते हैं ना, बॉन्ड्स, ये सेंट्रल बैंक से आते हैं, सही है, बाकी कैश हो गया, लोन हो गया, मॉर्गेज हो गया, ये कमर्शियल बैंक देती है, लेकिन जो बॉन्ड होता है ना, ये सेंट्रल बैंक से आता है, यानी गवर्नमेंट वाली बैंक की तरफ से आ रहा है। हाँ हाँ, न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला ही लगाएंगे ना इसके अंदर। 9 पे आए, मॉर्गेज बेटा घर खरीदने के लिए जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, गोरे लेते हैं, गोरे, हमारे मुल्क में इतना नहीं होता, तो वो होता है मॉर्गेज। What will be likely to increase the wages of an airline pilots? इनकम इंक्रीज इन द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, 7 का आंसर 1 किस तरह आ रहा है बेटा, मेरी बात सुनो, पहले इसको देखो, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया ये, 100% आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब देखो ये निकालो, ओ सही है, इसका आंसर ठीक है, वैसे मैंने गलत लिख दिया, 30 माइनस 20 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 50% से ये बड़ा, 50% ओवर 100%, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 0.5, 0.5 इसका आंसर, सही है, बी आंसर है बेटा, बी आंसर है ना, 150 को 100 से डिवाइड करेगा ना, कैलकुलेटर यूज करो, वापस से सुनो भाई, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 का आपने फॉर्मूला लगाना है, मैं पहले प्राइस निकाल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 4 माइनस 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया ये, 100% आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालो, 30 यानी कि न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया आपके पास 50%, 50% डिवाइडेड बाय 100%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। आगे आओ, 9 पे, व्हाट विल बी लाइकली टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ एयरलाइन पायलट्स, इनकम आपकी बढ़ी, जो कि वर्ल्ड मेजर इकोनॉमी से बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ओवरऑल पायलट्स की जो इनकम है बढ़ी हो, आंसर इसका यही है। टेररिस्ट अटैक से भाई लोग कम ट्रैवल करेंगे, तो डिमांड फॉर एयरलाइन पायलट्स अपने पास कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एविएशन फ्यूल आपकी बढ़ेगी, एविएशन फ्यूल यानी कि जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, तो उससे भी हमारे पास खराब होगा मामला। वर्ल्ड इकोनॉमी गोज इनटू रिसेशन, तो अपने पास मुल्क की बचना शुरू हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे। 10 पे आए, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हेल्प अ ट्रेड यूनियंस क्लेम फॉर वेजेस इन एन इंडस्ट्री, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, उससे बेटा हमारी सेल्स गिरेंगी, तो लोग तो उसके ऊपर जाना शुरू होंगे ना, हमारा मुंह मत्था ही नहीं है कि हम लोग जाके उससे वेजेस डिमांड करें, ठीक है। अ डिक्रीज इन क्वालिफिकेशन, इससे हमारे पास वेजेस बढ़ती हैं, अपना क्या बोलता है, डिक्रीज इन क्वालिफिकेशन से वेजेस कम होंगे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर, सप्लाई बढ़ेगी, तो अपने पास वेजेस के ऊपर भी क्या इफेक्ट आएगा, अपनी वेजेस भी कम हो जाएंगी। और लास्ट है, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री, जब प्रॉफिट इंडस्ट्री का बढ़ेगा, तो वो लोग बोलेंगे हमारे पैसे भी बढ़ाओ, हमारी कॉस्ट बढ़ाओ, सैलरीज बढ़ाओ, ठीक है। 11 पे आए, द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर इन 2015, सैलरी ये थी, कंसल्टेंसी की फीस ये थी, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट अपने पास ये आ गई है,
Income tax is fixed at 20%. The engineer saved 10% of the disposable income. How much was saved? आए जरा इसको निकाल लेते हैं भाई. अपना 40,000. 40,000 हमारी सैलरी थी, सही है. और उसने बोला कि हमारे पास 20% जो है. कैलकुलेटर यार, एक सेकंड कैलकुलेटर खोलने दो. कैलकुलेटर खोलें अपने पास आप सारे. इधर आओ. 11th वाले के ऊपर हूँ मैं. मुश्तबा, देखो इधर. देखो वो आपसे बोलता है कि आपकी जो इनकम है ना, आपकी इनकम के ऊपर आप 20% टैक्स पे कर रहे हो. ठीक है, आराम से 20% टैक्स आप पे कर रहे हो. जब आप 20% टैक्स पे कर देते हो ना, उसके बाद आप उसमें से 10% पैसे को सेव कर. ठीक है, वो यही बात बोलता है. अब आप सुनो जरा. मेरी सैलरी कितनी थी? 40,000. मैंने जो और पैसा कमाया, इनकम फीस वगैरह कमाई, वो कितनी थी? 15,000. टोटल मेरे पास कितने पैसे आ गए? 55,000 के पैसे आ गए मेरे पास. अब इस 55,000 में से मुझे सबसे पहले तो 20% टैक्स पे करना है. और वो टैक्स मेरा कितना आ जाएगा? वो टैक्स मेरा आएगा 11,000. तो 55,000 में से सबसे पहले तो मैं 11,000 को लेस करूंगा. मेरी इनकम कितनी बच गई? 44,000. अब उस 44,000 में से मैं कितने पैसे सेव कर रहा हूँ? मैं 10% सेव कर रहा हूँ. तो मैंने कितने पैसे सेव कर लिए? आंसर मेरे पास सी आ जाए. क्लियर है? एक सेकंड. हाँ, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट बेटा इनकम थोड़ी है वो तो मेरे पैसे कट गए होंगे जो कि मुझे वापस मिल गए, या कोई डिस्काउंट ऑफर मैंने अवेल कर ली होगी जो मुझे पैसा वापस मिल गया. वो कोई इनकम थोड़ी है. मैं फिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ. क्लियर है भाई? कुछ पूछना है इस वाले एमसीक्यू में? सबको समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ू. ठीक है भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. 12th में आए. व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म? बेटा परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म के अंदर अपने पास क्या गेम हो रहा होता है भाई? परफेक्ट नॉलेज होती है, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं. एक बात मैंने और भी आप लोगों को बताई थी कि सारे के सारे प्राइस टेकर होते हैं. कोई भी बंदा प्राइस मेकर नहीं होता. याद रखो कि थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर जब ऑपरेट कर रहे होंगे तो वो सारे के सारे प्राइस टेकर होंगे. और मोनोपली जो होगी, मोनोपली हमेशा प्राइस मेकर होती है, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत होती है. ठीक है, तो इसके अंदर पूछा हुआ है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंपैरेटिव परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट? एब्सेंस ऑफ कंपैरेटर्स, नो. नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे होगा भाई? सबकी प्राइस भी सेम है. आप दूध वाले को देखा कभी एडवर्टाइजिंग कराते हुए, जो आपकी गली के कोने पे दूध वाला बैठा हुआ है? वन डोमिनेंट फर्म, नो. सारे के सारे फर्म कैसी होती हैं? सारी की सारी फर्म प्राइस टेकर होती है. व्हाट इज अ पॉसिबल कॉज ऑफ दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बताओ. दिस इकोनॉमी ऑफ स्केल तब होती है जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं. बी नहीं है इसका आंसर. मुश्तबा, ई भी नहीं है इसका आंसर. अच्छा देखो, याद रखो, कभी भी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही हो, यानी कि आसान लफ्जों में अगर कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रही हो ना, डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है. मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ये चीजें जब बढ़ती हैं तब डिसइकोनॉमीज नहीं होती.
इस इकोनॉमीज तब होती है जब आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट पड़ रही होती है, जैसे कि आपने जी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी एडिशनल हायरिंग आपको करनी पड़ रही है, आपको उल्टा नुकसान में आप जाना शुरू हो गए। रॉ मटेरियल कॉस्ट और नेशनल मिनिमम वेज ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि आपकी प्रोडक्शन पर डायरेक्टली लग रही होती है। टैक्सेशन आपने वैसे ही पे करना होता है गवर्नमेंट को, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तभी वो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट से बाहर है, वो तो लगना ही लगना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते अवॉइड करने के लिए। इंक्रीज इन एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने एक दुकान नहीं लगाई जिससे मैंने नए लोगों को हायर किया, उनको मैंने जॉब दी तो मेरा खर्चा बढ़ा। मैंने एक नया प्लांट लगाया, मैंने नई मशीनरी लेके आया, मैंने नए वर्कर्स को हायर किया, उस पर मैंने पैसे दिए, उस पर मेरी कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं वो डिसइकोनॉमी स्केल के अंदर आ जाता है। A firm that sells its product for $6 a unit has the following cost. ठीक है जी, which statement is correct? वो ये बोलता है एक बंदा जो कि 6 रुपए का अपना सामान बेचता है उसकी ये कॉस्ट आती है। अगर तो वो जीरो आउटपुट बनाता है तो उसकी कॉस्ट आती है 40 की। अगर तो 10 यूनिट बनाता है तो 100 की आती है, 20 पे 120 और 30 पे 150। अब मैं ये बोलूँ कि मेरी जो 40 है वो क्या आ गई है, फिक्स कॉस्ट। ये देख लो आपके सामने, 40 मेरी क्या आ गई है, फिक्स कॉस्ट। सही है, इसका आंसर बी है। अब आओ जरा, 10 पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 60, 100 माइनस 40 60। 20 पे कितनी आ रही है, 80। और 30 पे कितनी आ रही है मेरे पास, 40 110। ये मेरी सारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब पढ़ो, एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। बेटा एवरेज कॉस्ट जो है यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे आ गई 10, यहाँ पे आ गई 6, यहाँ पे आ गई है 5। तो ये तो पॉइंट ही गलत हो गया ना, उसने बोला एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट जब 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही है, एवरेज के अंदर हमने 100 को 10 से डिवाइड किया, 120 को 20 से डिवाइड किया। सही, बी पे आओ। द फर्म डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो कैसे, 20 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस ये रही, कितने का रेवेन्यू आ गया, 120 का रेवेन्यू आ गया, और हमारी कॉस्ट भी कितनी है, ये देख लो हमारी कॉस्ट भी कितनी आ रही है यहाँ पे 120। जीरो का प्रॉफिट आ गया। तो ये ऑप्शन हो सकता है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आगे भी पढ़ूंगा। दैट फर्म हैज नो फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली ओवर दीज आउटपुट। भाई कैसे, देखो 60 से 80 पे गया, बढ़ गई, 80 से 110 पे गया, वापसी बढ़ गई, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ती जा रही है ना आहिस्ते आहिस्ते। तो इसका आंसर अपने पास सिर्फ क्या बचा, बी बचता। क्लियर है भाई, जल्दी से बताएं, यस लिखे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो 15 पे आ जाओ। अच्छा, This statement about fixed cost is correct? आए जरा, exist only in long run। बेटा पीएस याद करो, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों होते हैं, यानी कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होंगी, जबकि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो इसने क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करता है, गलत। इंक्लूड रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर, बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। दे इंक्रीज एट द सेम रेट एज आउटपुट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। क्या बचा, दे मस्ट बी पेड इवन इफ देयर इज नो आउटपुट। विच इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी, हर वो पॉलिसी जिससे आपकी सप्लाई बढ़ती है, हर वो पॉलिसी जिससे आपकी सप्लाई बढ़ती है। 16 है, 16 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी इस चीज। व्हाट इज द एम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का एम होता है यार प्राइसेस को कम से कम रखना, टैक्स वगैरह कमाना, प्रॉफिट कमाना, इतना उसका एम नहीं होता, प्राइस को कम से कम रखना। A government has following revenue. What is the amount of direct tax revenue? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम पे लग रहा होता है, इनकम टैक्स। देखो ये तो बाहर हो गया, ये सेल्स टैक्स का कट गया ये। अब आओ जरा, 20 प्रॉफिट टैक्स, अच्छा इनकम टैक्स, जो आपने इनकम टैक्स लगाई, सही है। अब आगे देखो, एक सेकंड, हाँ, इनकम टैक्स आपकी 20 आ गई है,
ओ सॉरी 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 सॉरी, इनडायरेक्ट पूछा हुआ उसने, इनडायरेक्ट पूछा हुआ, सॉरी। ये आ गया आपका 200 का, और जो आपने ड्यूटीज पे की हैं वो आ गई आपकी ड्यूटीज, ठीक है। ये ये और ये तीनों डायरेक्ट टैक्स के जुमरे के अंदर आता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के जुमरे में नहीं आता। 200 प्लस 40 कितना हो गया भाई, 240। 19 पे आओ। Which situation involving the building industry is most likely to be investigated by a government body set up to control restrictive prices? बोलता है कि यार अगर, एक सेकंड, बोलता है कि यार हम लोग अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ज्यादातर क्या चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी इस चीज के अंदर, ठीक है। सबसे पहला, अ बिल्डर परचेजिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग, पहला सवाल, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है ग्रुप ऑफ सप्लायर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल अग्रीइंग टू फिक्स प्राइस। तीसरा है सेवरल बिल्डर्स बिडिंग एट द सेम कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा है सेवरल बिल्डर्स यूजिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। देखो मेरी बात सुनो, बोलता है कि यार गवर्नमेंट अगर एक नई बिल्डिंग खुलने वाली है तो गवर्नमेंट किस चीज को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, मतलब क्या चीज ऐसी होगी जिससे गवर्नमेंट को शक पैदा होगा और वो इन्वेस्टिगेट करने जाएगी। पहला है अब बिल्डिंग पर बिल्डर परचेजिंग लैंड। देखो जब मैं जमीन खरीदने जाऊंगा तो मैं एक बिल्डर हूँ ना, मेरे पास एक लाइसेंस होगा और मेरे पास एक पूरी पोर्टफोलियो होगी कंपनी की, तो उससे गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके पास कोई मौका नहीं बनता इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है। सी पे आओ। सेवरल बिल्डर्स बिडिंग फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, भाई मैं और इस ग्रुप में से दो तीन लड़के हैं, हम चारों बिल्डर हैं, तो हम लोग बोलियां लगाएंगे, भाई मैं इतने की बोली लगा रहा हूँ जमीन पे, वो इतने की लगा रहा है, कोई और कितने की लगा रहा है, तो उससे गवर्नमेंट को क्यों परेशानी होगी, भाई हम तो बोलियां मार रहे हैं ना यार, तो ये भी नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। सेवरल बिल्डर्स यूजिंग डिफरेंट सप्लाई, मैं अब्दुल्ला से मटेरियल खरीदता हूँ, शायान जो है मुनीब से मटेरियल खरीदता है, मुश्तबा जो है वो वहाब से मटेरियल खरीदता है, तो इससे क्या शक पैदा होगा गवर्नमेंट को, ये भी नहीं होगा। ग्रुप ऑफ सप्लायर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स अग्रीइंग टू फिक्स प्राइसेस, प्राइसेस हमने फिक्स कर दी। हमने क्या बोला, जिस तरह दूध की प्राइस या पेंट वालों की प्राइस नहीं फिक्स होती, उससे गवर्नमेंट को शक पैदा होगा, गवर्नमेंट बोले कि यार ये तो हर बंदा जाके सेम प्राइस पे बेच रहा है। ये आप लोग पढ़ेंगे A2 के अंदर, जब आप ओलिगोपोली का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आप ये चीज को और डिटेल में पढ़ोगे। तो इससे गवर्नमेंट क्या, इसको बोलते हैं कल्यूसिव मार्केट। कल्यूसिव का मतलब होता है कार्टेल बनाना, ये तीन चार कंपनियां मिल गई, एक प्राइस फिक्स कर दी। अब वो जब उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी तो कोई बंदा प्राइस उससे कम पे बेचेगा नहीं, तो हमने एक मार्केट अपनी डोमिनेशन वहां पे क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो उससे गवर्नमेंट की हटती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है फिर जाके। द टेबल शोज द चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ 4 कंट्रीज, विच कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ रिसेशन। बोलता है कि हमारी इन चारों में से किसके अंदर रिसेशन हुआ, सही है। Q1, Q2, Q3, Q4। अब आइएगा जरा, हमारे पास रिसेशन किस में आना शुरू हुई है, देखो ए क्या बोलता है कि ये पहले से ही नेगेटिव में था, Q1 जो था पहले से ही नेगेटिव में था, फिर वो बढ़ा, फिर नेगेटिव में गया, फिर बढ़ गया, यानी कि जो Q4 है वहां तक जाके ये कंटिन्यूस उसके अंदर नहीं गया, रिसेशन में नहीं गया, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा, कंटिन्यूसली ये रिसेशन में नहीं रहा, सही है। अब आओ जरा बी पे आओ, जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, ये भी कंटिन्यूसली रिसेशन के अंदर नहीं रहा है अपना आंसर, ठीक है। सी पे आओ, पॉजिटिव 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 फिर नेगेटिव, यानी कि ये सिर्फ लास्ट क्वार्टर में जाके नेगेटिव में गया है, उसके अलावा ये ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव के अंदर नहीं रहा। कंटिन्यूस ईयर में जब दो तीन बार अपने पास नेगेटिव पॉइंट आता है ना, उसको रिसेशन में जाएंगे। अब ये वाला देखो, यहाँ तक पॉजिटिव में था, आखिरी के दो क्वार्टर किसमें गए, इसके आखिरी के दो क्वार्टर इसके नेगेटिव में गए, यानी कि कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। Q3 में भी और Q4 में भी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही जा रहा है, इसका मतलब है कि ये रिसेशन के फेज में एंटर हो चुका है, समझे। 21, What determines the weight of consumer price index? बेटा वेट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है सीपीआई के अंदर, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, आप कितना परसेंटेज अपनी इनकम पर किसी चीज पर खर्च करते हो, वो बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर डाल के हम लोग उसको एक वेट असाइन कर देते हैं, ठीक है। 22 पे आओ। There was a fall in investment spending by businesses in the third quarter of 2015. What would be the likely result of this? 21 का, 21 का आंसर ये है ना, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। प्रोपोर्शन क्या होती है, परसेंटेज, ठीक है।
22 पे हम लोग आओ जरा। There was a fall in investment spending by businesses in the third quarter of 2015. What would be the likely result of this? बोलता है businesses ने investment करना छोड़ दी लास्ट क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर सॉरी, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी। अब बताओ कि इससे हमारे पास क्या हो रहा है इकोनॉमी के ऊपर? एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, an increase in exports, an increase in income, and increase in unemployment। बेटा ये लॉजिकल सा अपने पास देखा देखा सा नजर आ रहा है। जब बिजनेसेस काम करना छोड़ देंगी तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। The table shows units of output, value of output, and number of people employed in an industry। ठीक है जी। Over 3 years, what can be concluded from this? 23 पे अपन लोग हैं ना, आइएगा सर। देखो आउटपुट अपने पास ये रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपने पास ये रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी प्रोडक्टिविटी निकाल के बताऊं तो यहाँ पर अगर 5000 बंदा काम कर रहा है और 10 मिलियन हम लोग चीजें बना रहे हैं, तो पर बंदे का एवरेज कितना आ गया? 2। यहाँ पे पर बंदे का एवरेज कितना आ गया? 21 डिवाइड बाय 7 3। और यहाँ पे कितना आ गया? 32 डिवाइड बाय 8 4। ठीक है, ये एवरेज आ गई है हमारी। हमने इसको इग्नोर किया है क्योंकि ये तो वैल्यू है ना। क्या विचेयर, ये तो वैल्यू है, हमने इसको इग्नोर किया। हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं, सही है। अब आओ, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज। यार कहीं भी हमें प्राइस लेवल की या आरपीआई या सीपीआई की बात उसने बताई भी नहीं बताई, तो इन्फ्लेशन में किस तरीके से जज करूं? प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज, हाँ भाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, पूरे साल बढ़ रही है। कह सकता हूँ कि ये मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। प्रॉफिट हैज इंक्रीज, कहीं भी प्रॉफिट की, कॉस्ट की, रेवेन्यू की इसने बात की है? नहीं की भी, ये भी गलत हो गया। वर्किंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। बेटा वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास कहीं भी क्या पॉपुलेशन का परसेंटेज दी भी है क्या? उसने हमें ये बात बताई है कि इस ईयर के अंदर हमारी आबादी 20,000 थी और बंदा काम कर रहा है 5,000? क्या कहीं भी उसने ये बात बताई कि टोटल पॉपुलेशन के बारे में? तो हम लोग किस तरीके से जज करें कि यार टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन हैज इंक्रीज? ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या बन जाएगा? प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज, क्योंकि आपके सामने मैंने प्रोडक्टिविटी आपको निकाल के दी। 24, which feature is found in a developed country rather than developing country? 24 है, बताएं जरा इसका आंसर जल्दी से बताओ। तो बेसिक सा नजर आ रहा होगा आपको। शाबाश, जल्दी बताओ 24 का आंसर। सुबह आपका आंसर नहीं आया। याद है? साद आपका भी आंसर नहीं आया, जल्दी बोलो। बी आंसर है, सही है, सारे सही बोलो। बी है, बी है। 25 पे आओ। Over two-thirds of the world's poorest people live in rural areas. They are mainly involved in subsistence agriculture. Primary stage के ऊपर काम कर रहे हैं। What explains why poverty remains at a high level of subsistence farming families? What explains why poverty remains at a high level of subsistence farming families? बोलता है कि यार इतने लोग subsistence farming के अंदर काम कर रहे हैं फिर भी गरीब है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ो, लैक ऑफ फाइनेंस टू बाय मशीनरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आप लोग ज्योग्राफी वाले बच्चे हो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है मेरे ख्याल में हाथ से करना, जहाँ तक मुझे याद है, सही याद नहीं, हाथ से करना और मैनुअल जो वर्कर बाप दादाओं का चलाते हुए आ रहे हैं वही यूज करना है, सही है। अब सुनो, मैं फाइनेंस नहीं डाल रहा, मैं मशीन नहीं ले पा रहा, तभी भी उतने ही खीरे उगा रहा हूँ जितने पहले 10 साल पहले उगा रहा था। अगर मैं मशीन अच्छी लाऊं, फर्टिलाइजर लाऊं, अच्छा लेके आऊं, तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आंसर इसका ए है। बी पे आओ। लो इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर फूड ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। तो उससे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, हमारी गुर्बत पे क्या इफेक्ट आएगा भाई? उससे तो डिमांड बढ़नी चाहिए, हमारे तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए।
द साइज ऑफ फैमिली इज टू स्मॉल टू वर्क द लैंड। बेटा अगर साइज ऑफ फैमिली कम होती ना तो डिपेंडेंसी कम हो जाती, उनकी अमारत अमीर होते वो लोग बढ़ते, क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो रही है। वुमेन आर डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क। वही वाली बात है बेटा, उससे भी हमारे पास कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वुमेन का भी जो उनकी बीवियां जो बेटियां होंगी उनका भी उतना ही दिमाग होगा जितना कि एक फार्मर का होगा, क्योंकि वो भी अनएजुकेटेड है, बेटियां बीवी भी अनएजुकेटेड होगी, मशीन तो कोई भी नहीं लेके आएगा ना, तो प्रोडक्टिविटी इसलिए अपने पास कोई भी इंक्रीज नहीं होगी। 25 का था 8, ठीक है 26 पे आ जाए। The government of a developing country allows multinational mining company to mine minerals in order to improve the standard of living of people. Which action by the multinational company MNC will not lead to an improvement in the standard of living of local people? बोलते हैं कि यार ऐसा MNC क्या काम करेगी जिससे लोगों के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ेगा। देखो रोड बनाएगी तो अपने मुल्क का फायदा है, एक्सपोर्ट करेगी तो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, हमारे वर्करों को हायर करेगी ट्रेन करेगी तो उनका दिमाग उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो सारा पैसा कमाया हुआ अपने घर बेच देगी तो क्या हमें कोई फायदा होगा उससे? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने पूछा नॉट लिव। सही। A country wishes to follow a policy of trade protection, which action would it take? ट्रेड प्रोटेक्शन बेटा वो लगा रहा है, उससे वो क्या चीज देगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ इंपोर्ट कोटास। अच्छा एक A country wishes to follow a policy of trade protection, which action would it take? Increase the level of import quota, यानी कि पहले बेटा इसको गलत मत समझो, इस लफ्ज का मतलब क्या है, इस लफ्ज का मतलब समझो कि कोटा पहले 5,000 था, मैंने बढ़ा के 6,000 कर दिया, इसका मतलब ये होता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ कोटा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने 5,000 से इसको मैंने जो है वो 1,000 कर दिया होगा, उसको रिड्यूस बोलते हैं, रिड्यूस द लेवल ऑफ कोटा। यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैंने टैरिफ हटा दिया यहाँ से। रिड्यूस इंपोर्ट टैरिफ, ये भी गलत बात है। रिमूव एक्सचेंज कंट्रोल्स, ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने लोगों का जो एक बाउंड्री थी कि यार एक्सचेंज रेट ना इससे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ना मैं इस बंदे से ट्रेड करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, बाउंड्री मैंने हटा दी तो टैरिफ तो हट गए ना। सब्सिडाइज एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, अपने मुल्क के लोगों को सब्सिडी दो ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जब अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी अपनी प्राइस लेवल कम होगी, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये इसका आंसर। ठीक। 28 पे आओ। In 2012, the UK held the Olympic Games, which attracted a large number of visitors from foreign countries. Which item of the UK current account balance will have benefited? बेटा आपकी कंट्री में लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, तो उससे तो सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी ना। अगर वो यही बात बोलता उसके साथ कि यार आपकी कंट्री में लोग वेकेशन करने आ रहे हैं, तब भी ट्रेड इन सर्विस ही आता है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं। 29 पे आओ। 29 क्या बोलता है? In 2015, the value of South African currency, the rand, depreciated against the US dollar. What effect did this have on the US economy? बेटा साउथ अफ्रीकन करेंसी है वो गिर गई है, तो फिर उससे यूएस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपोर्ट्स टू साउथ अफ्रीका में बिकम मोर एक्सपेंसिव। बेटा याद करो जब साउथ अफ्रीकन करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो उसके लिए इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और यूएसए के लिए साउथ अफ्रीका से आए हुए एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, तो इसका एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और यूएस साउथ अफ्रीका के इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब पढ़े जरा, साउथ अफ्रीका के लिए यूएसए के एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, आगे भी पढ़ लेते हैं। द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ यूएस डिक्रीज। बेटा यूएसए को साउथ अफ्रीका का माल सस्ता लगेगा, जब उसको साउथ अफ्रीका का माल सस्ता लगेगा तो उसकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, और इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो करंट अकाउंट और ज्यादा गिरना शुरू होगा। द यूएस एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ऐसी कोई बात यहाँ पे हमें नहीं शो हो रही। अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूएस डिक्रीज, ऐसी भी कोई बात हमारे पास कोई शो नहीं हो रही, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? The table shows rice yield in 4 countries. What may be concluded from this information? Japan, China, Bangladesh, Thailand. अब आइएगा जरा, सही है देखो, बांग्लादेश एंड थाईलैंड, बांग्लादेश एंड थाईलैंड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ राइस।
यार देखो पता है क्या, बात सुनो, इधर लिखा हुआ है किलोस पर हेक्टर। पर हेक्टर का मतलब है कि यार मैं एक हेक्टर है, एकड़ है, जो भी है, हेक्टर है तो दफा करो। राइस पर हेक्टर यानी कि भाई क्या पता बांग्लादेश के पास 5 हेक्टर हो, थाईलैंड के पास 10 हेक्टर, तो ज्यादा कौन बना रहा है? ये तो 100 बना रहा है और ये कितने बना रहा है? 200। अब देखो उसने पर हेक्टर लिख के दिया, यानी कि एवरेज पर फील्ड के ऊपर पर यील्ड ये लोग कितना बनाते हैं, और इसने बोला सेम अमाउंट ऑफ राइस। तो बेटा ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि बांग्लादेश के पास कितने हेक्टर है और थाईलैंड के पास कितने हेक्टर है। ठीक है। जापान प्रोड्यूसेस मोर देन 3 times as much as rice as बांग्लादेश। वापस से वही वाली बात आ गई कि यार हमें तो ये नहीं पता कि जापान के पास कितने हेक्टर है और वो क्या बोलते हैं बांग्लादेश के पास कितने हेक्टर है। ठीक है। जापान प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस पर हेक्टर, पर हेक्टर। अब सुनो जरा, जापान 64 64, और इसने यहाँ पे लिख के भी क्या दिया हुआ है, पर हेक्टर। सबसे ज्यादा पर हेक्टर कौन बना रहा है? जापान। तो ये आंसर ठीक हो सकता है, डी भी पढ़ लेते। जापान प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस पर पर्सन, वही वाली बात आ गई, हमें नहीं पता कि किस कंट्री के पास कितने हेक्टर अवेलेबल हैं। आंसर इसका क्या बन जाएगा? क्लियर है भाई?